लास्ट क्लास में क्या किया था, है ना? इंड्यूस ईएमएफ करंट वगैरह कुछ कुछ लिख रहे थे, है ना? कॉलेज फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, फिर इंड्यूस करंट लिख रहे थे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं उससे। लास्ट में क्या करवाया था? ये करवाया था शायद, है ना? इसे क्या करवाया था ना? चलिए मान लो एक लूप है, स्क्वायर लूप है, एरिया मान लीजिए एरिया, ठीक है? इसको इस एक्सिस के साथ घुमाया जा रहा है, फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना? और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डी। इक्वल जीरो पे कंडीशन है, इक्वल जीरो पे क्या है? एक कंडीशन दे रखा है, फाइंड EMF induced in loop as a function of time। सवाल समझ में आ गया? एक स्क्वायर लूप है ना? वो इस एक्सिस के बहुत रोटेट कर रहा है, इक्वल जीरो पे कंडीशन दे रखा है, मतलब एंगल बिटवीन A and B, by suppose मान लो is zero। बोलता है EMF इंड्यूस्ड लिखो लूप में एज फंक्शन ऑफ टाइम। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है ना? वॉइस बोलो बेटा। हाँ, तो एक स्क्वायर लूप है, लूप का एरिया ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है डॉट नेचर का बी, ठीक है? इनिशियली टी इक्वल जीरो पे बोला गया कि एरिया ये है, एरिया वेक्टर बी है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में एंगल जीरो है। तो बताओ EMF induced in loop as function of time, है ना? बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? चलिए मान लेते हैं एट एनी टाइम t let angle between area vector and magnetic field is theta। मान लिया, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा, और टी टाइम के बाद थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू टी, यही होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे उस टाइम पे, तो ये क्या होगा? ये होता है बी डॉट ए, और अगर बोले तो हो जाएगा बी ए
cos थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा है ना। ईएमएफ लिखेंगे तो क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो डी फाई बाई डी टी लिखेंगे तो हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही बोल रहा हूँ, यही होगा, है ना। और बेटा यही जो है ना ये वाला पार्ट आगे जाके पढ़ोगे, इसको बोलते हैं ईएमएफ का एम्पलीट्यूड, है ना। यही क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, यानी कि ई जो आएगा वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट जो है वो क्या है, डी ए इंटू ओमेगा। अगर आपको नहीं पता हो तो ये है अल्टरनेटिव वोल्टेज, अल्टरनेटिव ईएमएफ। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो टाइम का फंक्शन है और साइनसॉइडल है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा 9th में तो ऐसा बनाते थे, है ना, अल्टरनेटिव करंट को, ये है ईएमएफ, है ओमेगा टी और ये है ए नॉट साइन ओमेगा। याद है, याद है ना। यहाँ पे देखो t इक्वल 0 पे ईएमएफ क्या होगा, 0, सही है। और अगर करंट लिखना चाहते हो आप यहीं से आई, तो आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, यानी कि ए नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, है ना। और ये होता है आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, नाम सुना होगा, देखा होगा, है ना। तो यही प्रोसेस है अल्टरनेटिव करंट जनरेट करने का। जैसे सोर्स देख लो, जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, आप उसको क्या करते हैं, जनरेटर में बेसिकली कॉइल होता है इसी टाइप से, और आप मैकेनिकली किसी एक्सटर्नल सोर्स से उस जनरेटर को रोटेट करवाते हैं, क्योंकि जब रोटेट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। अब वो मैकेनिकल सोर्स कुछ भी हो सकता है, डीजल इंजन होता है नॉर्मल घर में जनरेटर यूज करते हैं उसमें, पावर प्लांट में आपने नाम सुना होगा टरबाइन यूज करते हैं, है ना। तो उसी जनरेटर को रोटेट करवाने के लिए अलग अलग सोर्स हम यूज करते हैं। अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कोल से तो वो थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। अगर हम रोटेट करवा रहे हैं वाटर से, वाटर फॉल कर रहा है, वाटर स्टोर करके हम फॉल करवा रहे हैं, तो उससे काइनेटिक एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं इसको रोटेट करवाने में, तो वो हो जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। फिर और न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, इसका रोटेशन का जो सोर्स होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। हर चीज में फंडा यही है, जनरेटर को रोटेट करना है, रोटेट करवाने का सोर्स अलग अलग हो सकता है। अब विंड अगर रोटेट करवाता है टरबाइन को तो विंड पावर प्लांट होता है ना। तो उसी तरीके से एक प्रोसेस है अल्टरनेटिव करंट जनरेट करने का, यही प्रोसेस है अल्टरनेटिव करंट जनरेट करने का। इसके चैप्टर के बाद आएंगे अल्टरनेटिव करंट है, क्लियर है ना। अगर इसमें n टर्न्स होते तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाता, समझ रहे हो, मैं इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स लेते तो n मल्टीप्लाई होता। n मल्टीप्लाई होने का मतलब है जो ई नॉट है एम्पलीट्यूड जो है इसका मैक्सिमम ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है
वो और ऊपर जाता है ना। तो हम बेसिकली उसमें वही करते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होता है जिसको हम रोटेट करवाते हैं। चलिए क्लियर है। हाँ आगे देखिए। मतलब देखना एक ही तरीके से है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है, ईएमएफ मिल जाएगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे करंट मिल जाएगा, काम एक ही तरीके से करना है। मैंने बोला था फ्लक्स तीन बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, दूसरा बोला था कि अगर एरियल चेंज कर रहा है लूप का तब चेंज करेगा, और तीसरा जो मैंने बोला था कि अगर थीटा चेंज करेगा, तो अभी जो मैंने एग्जांपल किया उसमें थीटा चेंज हो रहा था किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज हो रहा था, तो इस तीन टाइप से वेरिएशन हो सकता है, रेडियस भी वेरी कर सकता है। एक और देख लेते हैं। है ना, एक सेमी सर्कुलर फ्रेम है, ठीक है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये सिचुएशन दे रखा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इधर ही है, t इक्वल 0 पे सिचुएशन दे रखा है, ठीक है, रेडियस मान लीजिए है r, फाइंड EMF induced सेमी सर्कुलर कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस लूप में कितना EMF इंड्यूस होगा ये आपको बताना है, बता सकते हैं क्या, t इक्वल 0 पे सिचुएशन दे रखा है, बता सकते हैं। अभी क्या होगा देखो, अभी इस केस में इससे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, लेकिन रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट एंटर करेगा आगे इधर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो देखो कुछ टाइम वाला सिचुएशन ऐसा हो रहा है, मान लो आफ्टर अ स्मॉल टाइम dt, छोटे से टाइम इंटरवल के बाद हम इसको देखना चाहते हैं क्या हुआ होगा, तो छोटे से टाइम इंटरवल के बाद एक्चुअली में इस तरीके से रहा होगा ना, सोच के देखिए रोटेट कर रहा है ना ऐसे, तो छोटे से टाइम के बाद जब मैंने इसको देखा तो इसका जो ए वाला पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है,
क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूँ है ना? सही है। अब ये एंगल कितना रहा होगा भाई? तो एंगल रहा होगा ओमेगा इंटू dt। मान ली एंगल थीटा है तो थीटा क्या रहा होगा? ओमेगा इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखना है फ्लक्स। अब फ्लक्स यहाँ पे वेरिएबल है, देखते हैं वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी ए डी इंटू ए, किसी भी टाइम पे जो भी अभी मान ले डेल्टा ए वेक्टर है, डेल्टा छोटा सा फाई डी फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा? डी इंटू डेल्टा ए। अब बी तो बी है। अब इसका एरिया क्या होगा बेटा? अब क्योंकि मैंने स्मॉल dt लिया है तो अगर इसको छोटा सा पार्ट करके देखें, बहुत छोटा है तो ये ट्रायंगल ही है ना, है ना? और ये ट्रायंगल है तो ये लेंथ क्या रहा होगा? r इंटू थीटा। और ये है r, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। सही बोल रहा हूँ है ना? तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो डी फाई इक्वल्स होगा, है ना? तो डी फाई इक्वल्स हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा बी। सही है। और डी फाई बाई डी टी अगर लिखोगे वही यहाँ पे क्या है? ईएमएफ। और ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा आर स्क्वायर। कांस्टेंट आ रहा है, ईएमएफ कांस्टेंट आ रहा है, डी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोल। अगर ये समझने में दिक्कत है तो लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा आर इंटू थीटा। और ये यार अब इसको ट्रायंगल मान ले, क्योंकि छोटे से टाइम की बात कर रहा हूँ, dt में क्या वेरिएशन आया है, तो छोटे से टाइम के वेरिएशन के लिए यही हो जाएगा ना ट्रायंगल, जिसका बेस है आर और हाइट है आर इंटू थीटा। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू आर इंटू थीटा, यानी कि हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये सब पता होगा आपको पहले से। सेकंड क्या बोलते हैं उसको, उसके एरिया यही होता है ना? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, लेकिन ये कब तक? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये जो फ्रेम है इसमें रोटेट कर रहा है, और अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, अगर हम बात करें टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड रहा होगा इसका 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये तो आपको पता ही है, ओमेगा अगर एंगुलर स्पीड है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। और अब ध्यान से देख, अभी ये बाहर है, अभी इंटर करेगा, इंटर करेगा मतलब फ्लक्स बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन आएगा फ्लक्स कैसे हो जाए और इस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? इसका पार्ट इधर से बाहर आना शुरू होगा, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज करेगा। अभी तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक बार आप मान लो कि पूरा का पूरा आ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना? पूरा का पूरा आ गया, अब जब ये रोटेट करेगा तो ये सिचुएशन बनेगा ना, तो इसका पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इतना में ही है, ये पार्ट तो बाहर आ गया, यानी कि फ्लक्स क्या होने वाला है? डिक्रीज करने वाला है। यानी कि आधा टाइम के लिए जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है,
और आधा टाइम के लिए फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो इससे फर्क क्या आएगा भाई? तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, मतलब इंडक्शन का जो डायरेक्शन है, तो मान लो इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज कर जाएगा। यानी कि अगर तुम देखना चाहो ग्राफ पे, तो अगर ये टाइम है और ये ईएमएफ है ना, तो ये कांस्टेंट 0 से हाफ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा। जब तक इसमें इंक्रीज करेगा तब तक इंक्रीज करेगा हाफ साइकिल तक। और हाफ साइकिल का मतलब p/2, तो t/2 का मतलब लिख सकते हो π/ω, है ना, हाफ टाइम पीरियड। और छोटा करने जगह नहीं, ये π/ω। और फिर π/ω के बाद क्या होगा? तो ये है d⍵r²/2, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसके बाद इस तरफ ग्राफ आ जाएगा, है ना, कहां तक? 2π/ω एंड सो ऑन, ये होते रहेगा। समझे? इस तरीके से। समझे? तो इस तरह से वेरी करेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट लिखिए मोशनल ईएमएफ। क्या फिर से बताना है? ग्राफ। ग्राफ बेटा था ईएमएफ के बीच में और टाइम के बीच में। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, ईएमएफ क्या आया था? d⍵r²/2, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या रहा है, इस साइड में क्या है, जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमें जो फ्रेम है ये रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करते करते अभी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में पहले कोई फ्लक्स नहीं था, जीरो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाले पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो इनिशियली फ्लक्स इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बार जैसे ही तरफ आ गया, अब देखो, अब तो मैक्सिमम फ्लक्स हो गया ना। अब ऐसा कब होगा? हाफ टाइम पीरियड के बाद। मान लो एक एक कंप्लीट रोटेशन में टी टाइम लग रहा है, तो ये हाफ रोटेशन है ना, तो ये d/2 में ऐसा हुआ होगा। आगे फर्दर क्या होगा? आगे फर्दर बाहर निकलेगा ऐसे, तो अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना। तो पहले तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, बाद में फ्लक्स डिक्रीज करने लगा। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो करंट इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करता है। तो पहले तो वो इंक्रीजिंग को अपोज कर रहा था, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। लेकिन बाद में क्या होने लगा? फ्लक्स डिक्रीज करने लगा। अब वो डिक्रीज को अपोज कर रहा है। तो डिक्रीज को अपोज कैसे करेगा? जब वो सपोर्ट करेगा। इसका मतलब कि पहले वाले कंडीशन में और बाद वाले कंडीशन में जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, है ना। इसका मतलब आधा टाइम पीरियड के लिए अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तो मतलब अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है हाफ टाइम के लिए, तो नेक्स्ट हाफ में करंट डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ऐसा फ्लो करने लगेगा।
है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन पहले पॉजिटिव, फिर जैसे ही हाफ साइकिल हुआ उसके बाद वो नेगेटिव बन गया, मतलब डायरेक्शन उसका रिवर्स हो गया। क्लियर है? अरे कांस्टेंट नहीं है, तुमको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या ये? डी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा फिक्स है, डी फिक्स है, आर फिक्स है, कांस्टेंट हुआ ना। चलिए देखते हैं मोशनल ईएमएफ। अब जो चीज हम फ्लक्स से देख रहे थे, अब उसी चीज को हम मोशन से लेंगे। क्या बच्चा अभिप्राय है? हाँ जी। चलो मोशनल ईएमएफ देखिए, जो चीज अभी हम फ्लक्स से कर रहे थे अब हम उसको दूसरे तरीके से देखेंगे, है ना। अभी हम जो देख रहे थे उसमें एक लूप कंप्लीट होता था, तो लूप में देखने के लिए जब हम करंट को देखेंगे, क्योंकि हम बेसिकली करंट को देख रहे थे, अभी हमने ईएमएफ को देखा, करंट को देखने के लिए कंप्लीट लूप जरूरी है, लेकिन ईएमएफ को देखने के लिए लूप की जरूरत नहीं है। ईएमएफ किसी भी चीज में यूज हो सकता है, करंट तभी यूज होगा जब वो क्लोज लूप हो। तो मोशनल ईएमएफ में क्या है, मान लो एक कंडक्टर है, सपोज मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसके बारे में आइडिया थोड़ा सा दिया था, उसी कंसेप्ट पे काम करता है, हॉल इफेक्ट को याद करो। मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसकी लेंथ है एल, लेंथ है एल, ठीक है। सपोज आपने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया दी, अब देखो कंडक्टर है, यह कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है। अब कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे यानी कि कंडक्टर मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा फोर्स भाई, तो डायरेक्शन देख लो, तो वेलोसिटी है आगे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन, है ना। तो होगा क्या कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड अक्युमुलेट होना शुरू कर देंगे, अरे होगा ना। अब चूंकि ये मूव कर रहा है कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। मतलब एज ए रिजल्ट अगर फाइनल सिचुएशन में आप देखोगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, होगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन भाग गया तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब ये प्रोसेस कब तक होगा, तो देखिए कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमने देखा
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कंडक्टर का एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा और एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, है ना। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगे वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होने लगा, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि एक टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा, है ना। उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है ना, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होते जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा। क्लियर है? और उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, है ना। तो देखते हैं, यानी कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के। सही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा भाई, तो Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स E इंटू ई इंटू V क्रॉस B। याद है ना। तो यहां से पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो किसके इक्वल है, V क्रॉस B। ओके। अब देखिए, अब हमें पता चल चुका है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, या पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस एंड ऑफ मूविंग कंडक्टर, तो बेटा डेल्टा जी क्या होगा, है ना। इसी को मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, याद कीजिए, ई डॉट क्या होता है, ई डॉट डीएल डॉट प्रोडक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता था ना, ई डीआर। अभी वो साइन वाइन का छोड़ दे रहे हैं, हम इसको माइनस नहीं ले रहे, है ना। उसके लिए मैं अलग तरीका बता दूंगा कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। तो ई डॉट डीएल, ई कितना है भाई, तो V क्रॉस B डॉट डीएल, यही है मोशनल ईएमएफ। एक वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो अगर ये याद रहेगा तो कभी भी कर लो। अब यहां पे जो मैंने लिया है कंडीशन, तो V आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी कि V और B परपेंडिकुलर है, और L वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, यानी कि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो इन दिस केस ईएमएफ क्या आएगा, V B L, V B L, और यही है मोशनल ईएमएफ। समझ गए।
यही है मोशनल ईएमएफ VDL। तो जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्वैप कर रहा है। स्वैप कर रहा है मतलब इस रीजन में जितना भी फील्ड लाइंस है उसको काटते हुए जा रहा है। तो जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तब उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VBL। L क्या लेंगे? इफेक्टिव लेंथ। अब क्योंकि यहाँ पे V और L परपेंडिकुलर है तो पूरा लेंथ स्वैप कर रहा है, लेकिन मान लो कंडक्टर ऐसे ना हो, कैसे हो, ऐसे मूव कर रहा होता तो कम स्वैप करता ना, ऐसे हो जा रहा तो कम स्वैप करता ना। तो हमें इसका इफेक्टिव लेंथ देखना है कि वो कितना स्वैप कर रहा है, समझे? अब इस केस में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस केस में इसमें करंट नहीं होगा। करंट होने के लिए हमेशा लूप चाहिए, ठीक है? तो हम पहले जो देख रहे थे वो उसमें ज्यादातर हम करंट कैलकुलेट कर रहे थे, कितना करंट इंड्यूस कर रहा है ना, ईएमएफ की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जहां क्लोज लूप आ जाता है वहां करंट फिर फ्लो करने लगता है। अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो कंडक्टर है इसका जो बिहेवियर है ना वो एक सोर्स की तरह होगा, एक सोर्स की तरह होगा। ऐसे देख लो, इससे इक्विवेलेंट है। अगर कंडक्टर मोशन कर रहा है तो एक सोर्स की तरह है जिसका ईएमएफ है क्या? VBL। और इंटरनल रेजिस्टेंस R। अगर मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है तो एक बैटरी की तरह दिख रहा है ना, वो एक बैटरी की तरह, जैसे ही इसको क्लोज करोगे करंट फ्लो करवाना शुरू कर देगा। बात समझ में आई? अब बात आई डायरेक्शन की। मैंने बोला था कि पॉजिटिव कौन होगा नेगेटिव कौन होगा, तो वो आप आसानी से पता कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि सोच के देखो, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया है, यानी कि ऊपर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक ही चीज बताया है, राइट हैंड पाम रूल हर जगह यूज कर सकते हो, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कब क्या रखना है। जैसे मैंने बताया था करंट के लिए, तो इसको करंट के डायरेक्शन में रखते थे, इसको जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करना होता था तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स के लिए बताया था, है ना? ठीक, यहाँ भी आप यूज कर सकते हो। तो आप यूज करके मेमोराइज कर लो, अब कभी गलत नहीं होगा डायरेक्शन में, एक ही रूल लगाओगे तब। हाँ, तो ये हो गया, तो आया VBL। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं चेंज करके। मान लीजिए एक कंडक्टर है और ऐसे मूव कर रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड है डॉट नेचर का चारों तरफ, डी लेंथ दे रखा है L, और सपोज एंगल है थीटा, है ना? तो फॉर्मूला पे चलेंगे, E क्या था? V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है ना? अब पहले तो V क्रॉस B, तो V आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये तो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये होगा VB sin थीटा, तो ये हो जाएगा V into B, है ना? सॉरी, पहले तो हमें ठीक तो कर रहा हूं, तो ये हो गया V into B। अब DL की बात करें तो DL के जगह पे L
और एंगल कितना है भाई, बी क्रॉस बी से, तो बी क्रॉस बी से देखना पड़ेगा, तो बी क्रॉस बी आएगा किधर, तो बी क्रॉस देख ये है बी और क्रॉस बी, यानी कि ये बी क्रॉस बी इधर आ रहा है ना, यानी कि एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि बी बी एल और डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 माइनस थीटा बी बी एल sin थीटा। सही है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव लेंथ देख लेते हैं ना, यही होगा ना यार, यही है ना। अबे जा तो ऐसे रहा है लेकिन स्वैप इसी रीजन को करेगा ना, वो इसी रीजन को स्वैप करते जाएगा ना, सोच के देखो, एल लेंथ तो स्वैप कर नहीं रहा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा का होगा, ये क्या का होगा एल sin थीटा। इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये हम देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बी, और इफेक्टिव लेंथ क्या है एल sin थीटा। बात समझ में आई, बोलिए, अरे बात समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, मान लीजिए इसका रेडियस दे रखा है आर, वेलोसिटी v, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये भी बताइए। कितना होगा, बता सकते हैं आसानी से, अरे सेमी सर्कुलर कंडक्टर है एक, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हूं, कितना ही ऐसा यूज करेगा बीएबी, तो बीएबी क्या हो जाएगा बी इंटू बी, एल इफेक्टिव क्या होगा बेटा, यही स्वैप कर रहा है ना, तो एल इफेक्टिव क्या होगा, बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलिए। अब आते हैं कल वाला सवाल पे, अगर ये पूरा रिंग होता है, एक बार देखिए, अगर ये पूरा रिंग होता है सपोज, है ना, तो आइए थोड़ा सा देखिए, रिंग से पहले इसको स्क्वायर लूप मान ले, ये समझ में आ जाएगा तो इसमें, है ना, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, क्या आया था इसमें करंट, अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो जीरो, क्यों भाई, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, याद करो, बताया था।
अभी तो फ्लक्स से समझा हमने। अगर आप बात करोगे कंडक्टर से तो उसके दो पार्ट हैं, ये तो कट नहीं करेगा, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन कर रहा है, आगे वाला और पीछे वाला। तो अगर आगे वाले में बात करोगे तो आगे वाला में किधर डेवलप करेगा, ऊपर की तरफ, सही है। और पीछे वाले में भी कैसे डेवलप करेगा, ऊपर की तरफ। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी है और अगर साइड ए है स्क्वायर का, तो ये में आएगा बी बी ए, यहाँ भी बी बी ए। करंट क्यों नहीं है, तो आप देख लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट क्या होगा, जीरो। जीरो होगा ना, देख। तो तुम उस चीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दो डिफरेंट कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, देख लो। अब यही चीज जैसे ही अगर मान लो एक पार्ट होता, याद कीजिए क्या बोला था, अब ये मूव कर रहा है साइड ए, अभी पूरा पार्ट इंटरव्यू किया है ना। तो याद कीजिए इस केस में करंट क्या होता था, नॉन जीरो। क्यों भाई, क्योंकि इस समय एक ही आर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फ्लक्स से देखोगे तो फ्लक्स चेंज कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा भाई नॉन जीरो है ना, क्योंकि जैसे जैसे इंटर करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो मोशनल ईएमएफ से, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे वाला आर्म तो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ है ना, जो भी है ईएमएफ बी बी ए। लेकिन इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको भी कट नहीं कर रहा है, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब चाहो तो तुम फ्लक्स वाले से चेक कर सकते हो, आगे जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो लूप क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे करेगा, कम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम करके। तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो लूप क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट करना, बाहर की तरफ। देख आया ना, आया कि नहीं। तो हर चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लक्स से भी और इससे भी, मोशनल ईएमएफ से भी, इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लक्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ओपन कंडक्टर होगा तब फ्लक्स से आप नहीं कर पाएंगे, तब मोशनल ईएमएफ से करना पड़ेगा। लूप रहेगा तो आसानी से दोनों से कर सकते हो। कोई दिक्कत है, अरे बोलो, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। हाँ वैसे ऐसे देख लो, मान लो इनफाइनाइट कंडक्टर है और एक लूप है, ये मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सॉरी करंट होगा इसमें, सोच के देखिए, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर भी जनरेट करेगा बैटरी, नीचे भी जनरेट होगा बैटरी, करंट क्या होगा, दूसरा अगर देखना चाहो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इससे फाई हो जाएगा कांस्टेंट, तो क्या होगा, इस वजह से करंट जीरो होगा। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, है ना। लेकिन यही चीज मान लीजिए अगर ये इधर मूव करना शुरू कर दे,
है ना। करंट आई है, आज मैं ले रहा हूँ करंट कांस्टेंट। तो तुम कल वाले से मत बोलना कि कल वाला सब तो इसमें करंट फ्लो करता था। तो कल बेटा मैं आई वेरिएबल ले रहा था, है ना। तो करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। इस समय मैंने आई कांस्टेंट रखा है, इसको मूव करा रहा हूँ, है ना। तो कल से वाले से देख के कंफ्यूजन होना। इस वाले केस में, अब इस वाले केस में देखिएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, तो दोनों में ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ तो दोनों में जनरेट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ईएमएफ मान लो इसमें E1 आया, इसमें E2 आया, तो E1 क्या होगा, ग्रेटर देन E2, क्योंकि ये पास है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहा होगा, तो V भी है तो इसमें ज्यादा ईएमएफ आएगा। स्पीड तो दोनों का सेम ही है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इस वाले केस में करंट ऐसे फ्लो करेगा। अरे समझे। हाँ, अब चलो एक कैलकुलेशन और करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, फटाफट करो, बाकी कल करेंगे। एक कंडक्टर है, मान लो इसमें करंट है आई, है ना। यहां से डी डिस्टेंस पे एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ है एल, और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। फाइंड मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टर। किसी टाइम पे डी डिस्टेंस पे और डी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस समय उसने मोशनल ईएमएफ कितना डेवलप किया होगा, ये आपको बताना है। इस टाइम पे एक कंडक्टर है, इनफाइनाइट कंडक्टर, इसके पास में एक छोटा सा कंडक्टर है जिसका लेंथ है एल, इसको डी वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। इसी टाइम टी पे डी डिस्टेंस पे था, उस समय बताना है उस कंडक्टर में कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप किया होगा। बता सकते हो आप। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ, है ना। तो इस रॉड में जो बैटरी डेवलप करने वाला है वो कैसा करने वाला है, ऐसा, ऐसा ही करने वाला है ना। अब ईएमएफ कितना होगा भाई, तो ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए, v इंटू b इंटू एल। अब यहाँ पे एल और बी परपेंडिकुलर है ना, लेंथ इधर है बी इधर है, तो इसमें एंगल एंगल का कुछ चक्कर नहीं है। तो ईएमएफ क्या होगा, v इंटू b इंटू एल, इसको डॉट मत समझ लेना, ए बी एल, यही होगा। अब बी तो बी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यार यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, आई टू लेंथ, यानी कि आ गया म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई डी। कंफ्यूजन हो तो बोलना, है ना। क्योंकि अगर इस कंडक्टर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा है क्रॉस, और देखो स्वैप कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मतलब डेवलप करना चाहिए। दूसरा वाला खुद से करके आना, मान लीजिए कंडक्टर है, लेंथ है और ये डी डिस्टेंस पे, करंट है आई, अरे ऊपर की तरफ जा रहा है डी, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस घर से करके आना, मोशनल ईएमएफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, आसान था, है ना। दूसरा पार्ट है, इस कंडक्टर को तो रोटेट करवा दिया और ऐसे मूव करा इस तरीके से, है ना। तब क्या होगा, तो ये वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा, कल बताइएगा, आ जाए तो।
ओके, थैंक यू। आज का है यहीं तक। हेलो, चलो फिर एंड करता हूँ।